डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और जो हमने सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट, और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है ऑडिट प्रोग्राम एंड वर्किंग पेपर्स। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस। अंकेक्षण कार्यपत्र यानी ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर अ लिंक। ये जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो कड़ी होते हैं किसके बीच की? ये ग्राहक के अभिलेखों और अंकेक्षित खातों के बीच की कड़ी होते हैं। ये ऑडिट साक्ष्य और ऑडिट रिपोर्ट के बीच की कड़ी होते हैं। ये ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान व ऑडिट प्रोग्राम के बीच की कड़ी होते हैं। या ये आंतरिक अंकेशक व संविधिक अंकेशक के बीच की कड़ी होते हैं। आराम समझिएगा, रट्टे के जोर पे नहीं होते, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। तो देखो, आपको ग्राहक के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है वो अनऑडिटेड होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कच्चे होते हैं, वो तैयार होते हैं लेकिन उनकी जांच नहीं हुई होती है, ठीक है। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, हम उनकी जांच करने लगते हैं, जो की पॉइंट है उनको नोट करते हैं। उनको नोट करते हैं कहाँ पे नोट करते हैं? वर्किंग पेपर्स में। वर्किंग पेपर में हमारी परमानेंट फाइल होती है और अपनी करंट फाइल होती है, ठीक है। ओके, तो हम उनको वर्किंग पेपर में नोट करते हैं। वर्किंग पेपर में नोट होने के बाद यानी एविडेंस कलेक्ट होने के बाद हम ऑडिट रिपोर्ट देने की सिचुएशन में आ जाते हैं। उनके अकाउंट्स ऑडिटेड कहलाने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यानी रिकॉर्ड्स या कह लें अकाउंट्स, और एक शब्द होता है ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी जिन खातों की जांच हो चुकी है। इनके बीच की कड़ी होते हैं कौन? वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर नहीं होंगे तो आप कह नहीं सकते कि खातों की जांच हो गई या नहीं हो गई। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन होता है और एक आंसर होता है। आप सोचो क्वेश्चन और आंसर के बीच में क्या होता है? क्वेश्चन आपको मिलता है, आंसर आप निकालते हो, बीच में होती है कुछ कैलकुलेशन जो आप करते हैं, ठीक है। और वो कैलकुलेशन आप कहीं ना कहीं तो करेंगे। किन पे करेंगे? वर्किंग पेपर्स पे करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन और आंसर के बीच में कैलकुलेशंस होती हैं, वैसे ही अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स के बीच में होते हैं वर्किंग पेपर। तो ग्राहक ने जो आपको खाते उपलब्ध कराए और जो अकाउंट्स आपने ऑडिट करके दिए, उसके बीच की कड़ी होते हैं वर्किंग पेपर। बाकी इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बीच में क्या होता है वगैरह, ये बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये बाकी सारे ऑप्शन तो काम के नहीं है, पहला ऑप्शन ही ढंग का है। लेकिन रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, ठीक है। ग्राहक आपको खाते देता है, आप उनको अंकेक्षित करते हो, बीच में होते हैं वर्किंग पेपर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतत हित वाली सूचनाएं रखी जाती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में देने का पर्पज़ ये है कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ें। देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। कहता है, क्वेश्चन ये है कि कंटिन्यूअस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लगातार आपके लिए रेलेवेंट है, लगातार आपके लिए काम की है, वो कहाँ रखी जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है वो एक परमानेंट फाइल में रखी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि वर्किंग पेपर्स के दौरान आप जो भी डेटा गैदर करोगे, जो भी कैप्चर करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो वो या तो आप परमानेंट फाइल में मेंटेन करोगे, परमानेंट ऑडिट फाइल में, पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, या आप मेंटेन करेंगे उसे करंट ऑडिट फाइल में। क्योंकि कोई सूचना ऐसी है जो लगातार काम की है तो उसे आप परमानेंट फाइल में स्टोर करना। अगर आपको लगे वो इस साल के लिए काम की है, जैसे 2022 के लिए काम किया है, तो आप उसे 2022 की फाइल में रखना। अगर आपको लगे 2023 के काम किया तो 2023 वाली फाइल में रखना, यानी उनको तो आप करंट वाले में रखना। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गए या उस चालू वर्ष का ट्रायल बैलेंस होगा, उनको तो आप करंट में रखना। और कुछ डेटा जो लगातार आपके काम आएगा वो आप रखेंगे परमानेंट फाइल में। जैसे आपके लीज एग्रीमेंट हो गए, डेट एग्रीमेंट हो गए, आपके एमओए हो गए, एओए हो गए, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए कहाँ? परमानेंट फाइल में, स्थायी अंकेक्षण फाइल में। होप आपको समझ में आ रही है बातें। बी आंसर रहा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम की हानि है। तो देखिए, हमारी ऑडिट सिस्टमैटिक हो, कुछ भी छूट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जो ऑडिटर होता है वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बना लेता है, ठीक है। लेकिन उस प्रोग्राम के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं, अगली स्लाइड में मैं फ़ायदे नुकसान दोनों बताऊंगा, जहाँ उसके कुछ फ़ायदे हैं वहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो ये कहता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम से कठोरता आ जाती है, यानी फ्लैक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक हद तक ये बात सही है कि आपके जो ऑडिट प्रोग्राम होता है तो एक उसके अंदर कहें रिजिडिटी आ जाती है। नए क्षेत्रों की उपेक्षा, भाई आप अपने स्टाफ को ऑडिट प्रोग्राम बना के दे दोगे, ठीक है, तो वो जो जो बताया गया है वही काम करेंगे। एकदम से उनके सामने कोई नई स्थिति परिस्थिति आई तो हो सकता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे कि ये तो हमें साहब ने बोला ही नहीं, ठीक है। बात समझिए, सीए साहब हैं और ये उनके जो यहाँ काम करते हैं, जिनको आरटी क्लर्क बोलते हैं, जो सीए की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, या उनके यहाँ असिस्टेंट होते हैं, या उनके यहाँ और तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये लोग जब ऑडिट करने जाते हैं, अगर इनको बना बनाया चीज़ दे दिया जाए, सपोज करो आपको कोई नक्शा दे दिया जाए,
अब आप नक्शे के भरोसे बड़े बड़े जा रहे हो, बड़े जा रहे हो। एकदम से कोई नई सी चीज़ आई तो आप बोलेंगे यार नक्शे में तो ये है ही नहीं, तो प्रोग्राम में तो ये है ही नहीं, तो आप नए क्षेत्रों की उपेक्षा करते हो, ये भी कार्यक्रम की हानि है। यंत्रबद्ध कार्य, बिल्कुल ये मैकेनिकल हो जाता है, बिल्कुल आप मशीनी स्टाइल में काम करते हो, ठीक है। तो जब ऑडिट प्रोग्राम होता है, इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं कि आपके अंदर इनिशिएटिव नहीं आता, पहल करने की भावना नहीं आती, आप बिल्कुल एक मशीनी या रोबोटिक अंदाज में कार्य करते हैं। तो ये सारी की सारी अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां हैं। लेकिन आप इसको खारिज मत कर देना। इसका किसी चीज़ में कमियां या सीमाएं होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझना, व्यू पॉइंट के हिसाब से समझना ज़रूरी होता है कि किसी हर चीज़ अपने आप में कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, हर घटना के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। बस किसी में फ़ायदा ज़्यादा, किसी में नुकसान कम, लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, बाय द वे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसे 2 मिनट सुन लीजिए, काम का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडवांटेज क्या है? हेल्प्स इन एस्टिमेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम होगा तो आप आराम से काम को बांट पाओगे। भाई कैश बुक आप देखोगे, बैलेंस शीट आइटम्स आप देखोगे, लाइब्रेरीज को आप देखोगे, ऐसे करके काम का बंटवारा हो जाता है। इससे फिर क्या होगा, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। कल को कैश बुक में काम पूरा नहीं हुआ तो आप उस बंदे को, जिसको आपने कैश बुक का काम बोला था, आप उसे बोलोगे, तो आपको सबको बिठा के डांटने की जरूरत नहीं है कि काम क्यों नहीं हुआ। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद मिलता है। आपने इस साल के लिए ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, अगर आपका सक्सेसफुल गया तो अगले साल आप उसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सर्व्स एज अ गाइड, ये बिल्कुल आपके लिए गाइड मैप या रोड मैप की तरह काम करता है कि आपको क्या क्या काम कब कब करना है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। वैल्यूएबल एविडेंस, इससे क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेके अच्छे से प्रोग्राम बनाइए, तो आप सारा एविडेंस बेटर तरीके से कलेक्ट कर पाएंगे। एक तो ये होता है कि आपने काम शुरू कर दिया, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रोग्रामिंग आपने काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आप कुछ एविडेंस लेना भूल जाएं। और एक अगर आपका सिस्टमेटिक तरीका है तो आप बहुत सही से एविडेंस कलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्मिटी, काम में समानता बनी रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हॉच पॉच कुछ भी हो रहा है, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, आज इस तरीके से कैश बुक को चेक कर लिया, कल वैसे कर लिया, नहीं। आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आपका कोई बंदा चला गया तो अगले को शुरू से काम समझाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक का काम उसने कर ही लिया होगा, प्रोग्राम के थ्रू पता होता है उसने कब तक कितना काम कर लिया होगा, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन रखने में बहुत आराम रहता है, क्योंकि आपको जब जो सूचना चाहिए वो उस तरह से आती रहेगी। कोई आपको बैंक की सूचना ला के दे देगा, कोई लाइब्रेरीज की, कोई कैसे, तो एक कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहता है मामला। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कहा कि ये काम मशीनी तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये ठीक वैसे ही है। एक तो होता है जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही पढ़ाई करता है, ठीक है, और एक होता है जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करता है। तो टाइम टेबल वाले पढ़ाई के अपने फ़ायदे हैं, उससे कोर्स टाइम पे होता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है, अब उसको 7 से 8 इंग्लिश ही पढ़नी है। अब 7 से 8 में हो सकता है उसका इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं हो, कुछ काम आ जाए, लेकिन नहीं, अगर टाइम टेबल को बहुत ही रिजिडली फॉलो किया जाए, बहुत ही कट्टर तरीके से फॉलो किया जाए, तो अब तो 7 से 8 तेरे को पढ़ना ही है, 10 से 12 तेरे को कॉमर्स पढ़नी है, 2 से 4 तेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है। तो अगर आप टाइम टेबल में बांध दोगे तो वो बहुत मैकेनिकल या मशीनिकल काम हो जाता है। वर्क क्वालिटी नहीं रहती है, बंदा अपना दिमाग लगाता ही नहीं है, वो आता है कि मेरे को सर ने, सेठ जी तो क्या, मुझे सर ने, सी ए बॉस ने ये काम दिया है, मुझे ये काम करना है। वो ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट्स नहीं डालता, ठीक है, इनिशिएटिव्स नहीं लेता, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने कहा रिजिडिटी, यानी वो आ जाता है, यानी कठोरता आ जाती है। ये कठोरता तो क्या है, इसको बोलते हैं रूखापन आ जाता है। अब आपको यही यही करना है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है। इनसफिशिएंट स्टाफ के लिए एक तरह से शेल्टर का काम करता है। जैसे कोई उनके सामने नई प्रॉब्लम भी आ जाएगी, या कोई नया आ गया प्रॉब्लम, तो वो बोलेगा, या उसको काम ही बता दिया, सपोज करो कि हम सीए ने किसी बंदे को काम बता दिया 1 2 3 4 आपको ये 4 काम करने हैं, ठीक है, तो फिर वो 1 2 3 4 ही काम करेगा, उसको पांचों काम ज़रूरी भी लगेगा तो वो नहीं करेगा। तो एक तरह से इनसफिशिएंसी को, मतलब उनको बढ़ावा मिलता है, जो इनएफिशिएंट बंदे होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। और ये जो है ना, ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए अनसूटेबल है। जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा काम है, करके नक्की करो, ठीक है। एक बड़ा कोर्स होता है, जैसे एक बड़ा कोर्स होता है, बड़ा गोल होता है, तो आप उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, प्लानिंग करो। लेकिन अब एक छोटा सा काम है, बाजार से आलू खरीद के लाने हैं, तो अब उसमें कौन सा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जाओ खरीद लो, सिंपल है ना। तो बात है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने कह दिया कि रूखा होता है, कठोर होता है, इससे कर्मचारियों में पहल की भावना नहीं होती, नए क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो होना चाहिए ना, वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी उसे आप चेंज कर सको। अब ऑप्शन में लचीला सी में भी आ रहा है, लेकिन सी में क्या लिखा है, मौखिक और लचीला। तो ऑडिट प्रोग्राम हमेशा लिखित में होना चाहिए, ठीक है, लिखित में होना चाहिए, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी
अगर कोई चीज़ है जो अब काम की नहीं है तो आपके अंदर उसके अंदर चेंज करने का मादा होना चाहिए कि आप उसको चेंज कर सकें। कोई चीज़ नहीं उसके अंदर इंसर्ट करनी है तो कर सकें। अभी तो इतना चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपने हो सकता है कि एक्स संस्था का 2022 में ऑडिट किया हो, लेकिन 2023 में भी आप उसी तरीके से ऑडिट करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसके अंदर नई चीज़ें डालने या हटाने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है पहले आपका कस्टमर मैनुअल सिस्टम पे चलता हो, अभी हो सकता है वो कंप्यूटराइज तरीके से अकाउंटिंग करते हो, तो आपको अपने तौर तरीके, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपका कार्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए। एक ये लाइन है, ये हमेशा कही जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एन ऑडिट प्रोग्राम टू बी सर्विसेबल मस्ट बी इलास्टिक। यानी आपका ऑडिट प्रोग्राम काम करे, रिजल्ट देवे, तो दैट फॉर दैट इट शुड बी इलास्टिक। अगर आपको अंकेक्षण कार्यक्रम आप चाहते हो कि उपयोगी हो, उससे रिजल्ट निकल के आए, तो उसका लोचदार होना आवश्यक या कहें अति आवश्यक है। तो ये लाइन आप कस के याद रखिएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अभी देखो लैंग्वेज को जबरदस्ती क्लिष्ट किया गया है, मुश्किल किया गया है। सीधा सीधा ही पूछ सकता था कि ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी भाई आप प्रोग्राम बना क्यों रहे हो। त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, ठीक है। गैप का अनुपालन करने के लिए, गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये है ना, आपको जो आते हैं ना ये फुल फॉर्म्स, एक्रोनिम्स आते हैं या एब्रीविएशंस आते हैं, सॉरी। उसके बाद जब आप फुल फॉर्म याद करें तो आप अच्छे से याद किया करो। जैसे आप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग है, अकाउंट्स नहीं है। अब वहाँ जब ऑप्शन देगा ना, तो वहाँ पे वो अकाउंट्स भी दे देगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट्स प्रिंसिपल, और एक ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तब आप बोले यार ये क्या आ गया। तो आप है ना, तो जब आप याद करो तो आप उसको कस के याद करो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जैसे उसकी पॉलिसीज चिपका देगा, प्लान चिपका देगा, तो आप ध्यान रखिएगा ना, है ठीक है। तो ऑडिट में हम ये चाहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है जिसके हम खाते ऑडिट कर रहे हैं, वो गैप्स को फॉलो करे। गैप को फॉलो करे मतलब अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करे। उन्हीं को गैप्स कहते हैं, गैप्स फॉलो होने चाहिए। पर्याप्त उपयुक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो वाकई में इसका आंसर यही है कि ऑडिट प्रोग्राम आप क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको सबूत इकट्ठे करने हैं। अब सबूत इकट्ठे कौन करने हैं, थोड़े से नहीं, पर्याप्त, ताकि आप एक रिपोर्ट पे, एक जजमेंट कंक्लूजन पे पहुंच सको। इसलिए आपको पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, और साक्ष्य भी सबूत के नाम पे कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, उपयुक्त जो रेलेवेंट हो वही इकट्ठे करने हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम का मकसद ये है, होल एरिया को आप कवर करना चाहते हो, तो मकसद क्या है, आप एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हो जो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी के लिए वर्ड है उपयुक्त हो, रेलेवेंट हो, और क्वांटिटी के लिए पर्याप्त मात्रा में हो। बाकी सब भी होगा। आप जब ऑडिट प्रोग्राम बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कई क्षेत्रों में छुपी हुई त्रुटि, धोखाधड़ी आपको पता लगेगी। ये पता लग जाएगा कि क्लाइंट गैप्स फॉलो कर रहा है या नहीं। आप रिपोर्ट जो दोगे उसमें कितनी जोखिम है, आपकी राय के गलत होने के या सही होने के क्या चांसेस हैं, आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे, कम से कम मन में तो समझ ही पाओगे। ये बातें सारी सही है, लेकिन पूछा क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप सोचो आपने ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाया, आप खुद सोचो, चलो आपने टाइम टेबल बनाया तो क्यों बनाया। टाइम टेबल में एंड में आपका लक्ष्य था कि हमारा कोर्स समय पे पूरा हो जाए, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना, उसकी एक खासियत जरूर होती है कि वो टाइम टेबल जरूर बनाता है। ये बात भी जरूर है कि टाइम टेबल बनता ही टूटने के लिए है, पीछे जाके वो टूटेगा, लेकिन टाइम टेबल बनाना है, बना के ही चलना है। हर बार रियल में कोर्स पूरा होने से पहले आपके पेपर्स में वो कोर्स टाइमली पूरा होना ज़रूरी है। उससे आपको पता लगता है कि मुझे कितनी स्पीड बढ़ानी है। कई बार क्या होता है, जो लोग टाइम टेबल नहीं बनाते ना, उनको ध्यान ही नहीं रहता, अभी और इतना कोर्स बचा हुआ है क्या, अरे यार रिवीजन तो मैं कब करूँगा, क्योंकि तूने पेपर्स पे नहीं लिया ना, तो अब वो धरातल पे भी नहीं होगा। तो पहली चीज़ को पेपर्स पे लेना पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का नक्शा जैसे बनता है ना, वैसे ही ऑडिट करने से पहले ऑडिट प्रोग्राम बनता है। बच्चे को पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो ऐसा करता है डेफिनेट सक्सेस होता है। ऑडिट प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पक्का सा याद हो जाए। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा।
अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो, अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखा परीक्षक की स्थायी वर्किंग पेपर फाइल में सामान्यतः शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला कोई बात तो क्या है कि ये परमानेंट वर्किंग पेपर्स की बात कर रहा है, परमानेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो परमानेंट फाइल में क्या नहीं होना चाहिए? ग्राहक के बैंक के स्टेटमेंट का सारांश, मुझे समझ नहीं आया। सेकंड, पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण, तो बिल्कुल आपकी परमानेंट फाइल में लास्ट ईयर्स के पेपर तो होने ही चाहिए। जैसे अगर आप 2023 की ऑडिट कर रहे हैं, मान लीजिए 23-24 की ऑडिट कर रहे हैं, तो इससे पहले के नतीजे क्या थे, 22-23 के क्या थे, 21-22 के क्या थे, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। जैसे इस साल का एग्जाम देख के जाते हैं तो एक बार प्रीवियस पेपर देख के जाते हो ना, वो वाला। ठीक है, अटॉर्नी के पत्र, मतलब ओनरशिप किसके पास है, या पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, साइनिंग पावर किसके पास है, तो ये बार बार चूंकि चेंज नहीं होता ना, तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है, उसको मुख्तारनामा बोलते हैं, वो किसके पास है, ये भी आपकी ऑडिट परमानेंट फाइल में होना चाहिए। जो लोन अग्रीमेंट है, डेट अग्रीमेंट है, लीज अग्रीमेंट है, वो भी क्योंकि बार बार नहीं होते, रोज़ रोज़ नहीं होते, उससे कंटिन्यू या तो खर्चा होता है, अगर लोन दे रखा है तो कंटिन्यू रेवेन्यू होगा, लोन ले रखा है तो कंटिन्यू खर्चा होगा। लीज एग्रीमेंट में या तो रेंट आएगा या जाएगा, और ये लगातार होगा, तो ये परमानेंट फाइल में होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने कहा कि आपके परमानेंट फाइल में होने चाहिए। अब आपके बैंक के स्टेटमेंट तो साल के साल ही काम आएंगे। आप कभी बैंक से आपका काम पड़ेगा तो बोलेगा 3 महीने के स्टेटमेंट दो, तो पुराने जन्म के, या पुराने जन्म मतलब पुराने समय के साल, 2 साल 3 साल के पीछे का कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा लेटेस्ट 3 महीने के दो, लेटेस्ट 6 महीने के दो। तो आपका ये जो चीज़ है, जो बैंक स्टेटमेंट की समरी है, वो आपकी करंट काम की चीज़ है। वर्किंग पेपर में आपको इसको भी कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये करंट वर्किंग पेपर से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया? अगर याद आया, और ये याद आया कि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, तो इसका मतलब है आप एक सिंसियर पढ़ाई करते हो। आप ऊपरली या ऊपर से पढ़ाई नहीं करते हो, आप बहुत ध्यान से वीडियो सुनते हो, समझते हो, तैयारी करते हो। और अगर कुछ भी ध्यान नहीं आया, फिर अब आप देख लीजिए क्या है
कि आपको किया हुआ क्वेश्चन, देखा हुआ क्वेश्चन दोबारा याद नहीं आता, तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नांकित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो किस लिए बनता है? अंकेक्षक के आने और जाने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण यानी ब्रांच विजिट्स के लिए या ब्रांच इंस्पेक्शंस के लिए, अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए। तो ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हो? कि आपकी ऑडिट चरणबद्ध रूप से यानी फेज्ड मैनर में प्रॉपर हो सके। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे मकान का नक्शा नहीं बनता कि पहले नींव भरी जाएगी, फाउंडेशन होगा, फिर दीवारें उठाई जाएंगी, फिर प्लास्टर होगा। तो पहले से पहले तय होता है कब बीम रखा जाएगा, जो भी होता है वो सब पहले से पहले तय होता है। तो फेज्ड मैनर में, किसी भी काम को फेज्ड मैनर में करने के लिए, चरणबद्ध रूप से करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। एंड ऑडिट प्रोग्राम भी इसीलिए होता है कि हमारी कोई भी चीज़ें, जर्नी है, शुरू होगी, खत्म होगी, तो आपको प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, किस स्टेप पे क्या होगा और कौन करेगा, कैसे करेगा, कितनी डेप्थ में करेगा। तो ठीक है, इसलिए बनता है। तो ये बहुत ही रूटीन बेसिक क्वेश्चन है कि वाई ऑडिट प्रोग्राम या व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, देखिए अब तक आपने ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आज कुछ कुछ सुन लिया है। तो देखिए कि एक अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है? मुख्यतः अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए बनाया गया कार्यक्रम होता है। समझ में आता है? अंकेक्षण कार्यक्रम एक लिखित योजना है जिसके आधार पर अंकेक्षक अपने कार्य की व्यवस्था का निर्धारण करता है। आप कार्य को बांटोगे तभी तो, भाई कोई काम है खुद तो सारा करेगा नहीं सीए, वो तो अब सीए भी हो गया, ठीक है, तो वो गाइड करेगा, तो एक काम को सिस्टमैटिक तरीके से बांटेगा। और अंकेक्षण के कार्यक्रम का उद्देश्य है एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना, यानी एक रोड मैप तैयार करना, ताकि अंकेक्षक पूर्ण नियोजित ढंग से अपना काम यथासंभव निर्धारित समय में पूरा कर सके। अगर आप प्लानिंग करोगे तो ही, प्लानिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे तो ही सिस्टमैटिक तरीके से एफिशिएंट ऑडिट टाइमली कर पाओगे। क्या बोला? सिस्टमैटिक तरीके से एफिशिएंट ऑडिट टाइमली कर पाओगे, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। ये सब प्रोग्राम बनाने के और तुम्हारे लिए बोलूँ तो टाइम टेबल बनाने के फ़ायदे होते हैं। ठीक है, नहीं बनाओगे तो हो भी सकता है मंजिल पहुंच जाओ, हो सकता है नहीं पहुंचो, लेकिन सरकारी सेवाओं के मामले में मैं मानता हूं कि एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जहां कम से कम 12 महीने का गैप होता है, तो केवल एक टाइम टेबल नहीं जैसी ज़रूरी चीज़ ना करके आप कई बार अपने आप को 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने पीछे कर लेते हैं। जबकि अगर आप बैठेंगे ना तो 2 घंटे में बन जाएगा, 4 घंटे में बन जाएगा। एक बार जब चीज़ कागज़ में पूरी होती हुई दिखती है ना, तो धरातल पे भी पूरी हो सकती है अगर अपन दृढ़ता से उसको फॉलो करें। उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, मैं जल्दी ही शॉर्ट ट्रिक्स की जैसे होता है ना, छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊंगा 1-1 मिनट की, वो भी आपको मिलेगी, तो शायद उससे आपको आइडिया मिलेगा। चलिए देखते हैं ना। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। अब ये एक परिभाषा है। अब बताना ही चाहता हूँ कि कई बार बहुत गंदे क्वेश्चन भी आते हैं। जनरली अपन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन याद करके जाते हैं। अब कई बार ये परिभाषाएं आ जाती है, इसमें आपका मेरा कोई जोर नहीं है और याद ही करनी होती है। ठीक है, तो थोड़ी परिभाषाएं देखनी चाहिए। मेरा थोड़ा परिभाषाओं में हाथ तंग रहता है, खुद थोड़े मेरे को नियम भी संख्या वाइज कम याद होते हैं, कम मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन मुझे से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी पड़ती हैं, तो कुछ परिभाषाएं हैं आपको याद करनी जानी है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? ये एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ये बात कोहलर ने कही थी, पाउला ने कही थी, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने कही थी, या डिक्सी ने कही थी। तो ये बात ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने कही थी। कोई लॉजिक नहीं है कि किसी ने क्यों कही थी, ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने। अब ये है कि कई ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स से चीज़ों को याद कराते रहते हैं, या कुछ मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, उनसे आप इसका कुछ भी बना लीजिए। जैसे हो सकता है कि ऑथर ने ये बात कही थी, ऑथर मतलब लेखक ही होता है, तो लेखक ने ही ये बात की थी कि एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर कवर किया है। देखिए, आप मान लीजिए सीए हैं जो ऑडिट करने गया है, और ये आपका क्लाइंट है, ये उसके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। आप जाते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को जांचते हैं, उस रिकॉर्ड्स में से कुछ समरी निकालते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कुछ फिगर्स लेते हैं, कुछ बैलेंसेस नोट करते हैं। ठीक है, ये सारा आप करते हैं, ये सारा वर्किंग पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उनको अपनी तरह से हाईलाइट कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब बात यह है कि ये वर्किंग पेपर्स हुए किसके?
मुवक्किल ये कहेगा चूंकि ये सारा आपने डेटा लिया तो मेरे रिकॉर्ड से है तो इस पे मेरा हक है। ये कहेगा नहीं, लिए तो मैंने हैं, मेरी कस्टडी में रहेंगे, मेरा हक है। सीए इंस्टीट्यूट कहेगा कि देखो सीए तो हमने बनाया है, और गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम सब मेरे अंडर हो। तो इनमें से, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ही है, तो अब किसके हैं ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स, किसकी संपत्ति हैं? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसे अंकेशक की संपत्ति माना जाता है, वो ऑडिटर्स प्रॉपर्टी माना जाता है। मुवक्किल हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आप यहीं छोड़ के जाओ, ये कागज़ मैं आपको लेके नहीं जाने दूंगा, नहीं। ऑडिटर उसे अपने पास रख सकता है और लगभग हमेशा रख सकता है, कानून द्वारा मांगे जाने पे, या अगर आपका क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपको ठीक लगता है तो आप दे सकते हो, नहीं लगे तो नहीं भी दो, ठीक है। चलिए, इसके बाद है एक और ख़राब सा क्वेश्चन, डैश डैश अंकेषण मानक का संबंध अंकेशक प्रपत्रीकरण से है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे कौन सा ऐसे अप्लाई होता है? एस का मतलब स्टैंडर्ड है, ए का मतलब ऑडिटिंग है। कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होता है? जैसे अकाउंट्स में कैसे अकाउंट्स करना चाहिए उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंट्स में, वैसे ही कैसे ऑडिट होनी चाहिए उसके लिए एसेज होते हैं। उस एसेज की ऑब्वियस सी बात है नंबर है। तो एसे 200 ये बताता है ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इंडिपेंडेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ऐसे 210 बताता है ऑडिट इंगेजमेंट के बारे में, ठीक है। आप वहाँ जाओगे, उससे तय करोगे कि भैया स्कोप क्या होगा वगैरह, आपका और उसका इंगेजमेंट होगा, वो आपको नियुक्त करेगा। उसके बाद ऐसे 220 का रिलेशन मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, और ऐसे 230 है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। हाँ, ये ऐसे 220 होता है क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अभी तो इसका आंसर ऐसे 230 था, यानी क्वेश्चन ये था कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, क्योंकि वर्किंग पेपर वाला चैप्टर आपके कोर्स में है, ठीक है। तो वर्किंग पेपर यानी ऑडिट के डॉक्यूमेंट संभालना, तो कौन से संभालने हैं, क्या क्या कलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे आप उसे रख सकते हो, कब तक आप अपनी कस्टडी में रखोगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से ऐसे 230 के अंदर समझाया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा या बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जो सीए लाइन के बंदे होते हैं उनको तो इनको बहुत अच्छे से घोट के पी जाना होता है, इनको खास करके प्रैक्टिस में जाना होता है। हम काम चलाऊ याद कर सकते हैं, बट आप देखो ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का गैप क्रिएट करता है और 3 नंबर से दुनिया इधर से उधर हो जाती है। और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन मानो, पूरे सब्जेक्टों में मान लीजिए आपके 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको भीड़ से अलग कर लेता है, इन या आउट करता है, तो 12 या 36 नंबर होते हैं। 3 नंबर में ही मैंने कहा दुनिया बदल जाती है, 26 नंबर में तो मैरिटें चेंज हो जाती है, आप पूरे जीवन कहाँ नौकरी करोगे वो ही तय हो जाता है। तो इसलिए हल्के में मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैटर, एवरी क्वेश्चन मैटर्स, ठीक है। ये अब आप कुछ शीर्षक हैं, इनको आप देख लीजिए। ये मैंने इसलिए भी लिया क्वेश्चन कि इन चारों को याद करना सीक्वेंस में भी है और लॉजिकल भी है। जैसे ऐसे 200 बताता है कि आपका स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य क्या होता है। तो कैसे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं कि ऑडिट क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, क्यों हो रही है, तो सबसे पहले उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे 200 से गिनती शुरू है। 210 क्या बताएगा? 210, अब ऑब्वियस सी बात है, उद्देश्य तय हो गया तो फिर आप अंकेक्षण को नियुक्त करोगे, तो उसकी नियुक्ति की शर्तें होंगी कि, और उसमें भी बहुत सारी होती है कि एक ऑडिटर एक लिमिट से ज़्यादा ऑडिट्स नहीं ले पाता है, तो उसकी लिमिट होती है, लिमिट को देखते हुए वो स्वीकृति देगा, रेम्यूनरेशन तय होगा, स्कोप तय होगा। उसके बाद 220 में हाथों हाथ ही क्वालिटी कंट्रोल पे बात की गई है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करोगे वो क्वालिटी ऑडिट करोगे, ऐसे नहीं बस एक ने आपको काम दिया और आपने बस उसको रिपोर्ट देनी है, आपने बस 50,000 फीस कोस ली उससे और कुछ भी रिपोर्ट दे दी, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत सारे यूज़र्स के साथ चीट करें। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑडिटर होता है वो एक तरह का पुल होता है, बहुत सारे लोग उसकी रिपोर्ट पे यकीन करते हैं, तो आप यूं ही रिपोर्ट मत दे देना। जैसे डॉक्टर है वो क्या यूं ही रिपोर्ट दे देता है क्या? नहीं, उस रिपोर्ट पे मरीज का जीवन और उसके परिवार वालों का पूरा जीवन या भविष्य निर्भर करता है। ऐसे ही ऑडिटर की रिपोर्ट यूं ही ना हो, तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात करता है ऐसे 220, ठीक है। तो देख लो, उद्देश्य तय हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल अश्योर कर लिया। अब क्वालिटी कंट्रोल को अश्योर करने के लिए उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है पड़ता है। क्या क्या करेगा?
क्या क्या करेगा, तो कहीं तो लिखा होगा, तो वो ऐसे 230 में लिखा है। तो ये क्वेश्चन था वो ऐसे 230 था, विच इज़ रिलेटेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, होप वीडियो थोड़ी सी टफ थी। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर बार कुछ क्वेश्चन सिंपल हों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो मस्ट नो होते हैं। मस्ट नो मतलब बंदे को पता होना ही चाहिए, है ना, वो सिंपल कैटेगरी में भी कह लो या मस्ट नो में कह लो। वो कुछ क्वेश्चंस मैं टफ लेता हूँ क्योंकि लेवल का है, लेवल कुछ नहीं कह सकते। प्रीवियस पेपर आज से 6 साल पहले 7 साल पहले कोई पेपर आया वो वैसा ही आएगा, बिल्कुल सोचिएगा भी मत। कोई वो पता नहीं एग्जामिनर भाई साहब भी अभी दुनिया में हो या ना हो, सॉरी टू से, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसको दे दिया जाए आपको थोड़ा ना पता है। तो वो भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ एक ये है कि दिमागी रूप से आप अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहा करो। कुछ एब्सर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें अपना ना तो मूड ख़राब करने की ज़रूरत है, और प्रिपेयर कर सको तो थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो पूरे दिन में 15 मिनट उल्टी पुल्टी चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिसको सब लोग सोचेंगे यार इतना टफ थोड़ा ना आएगा, ये थोड़ा ना आएगा। वो कचरा भी 15 मिनट का कचरा, या कहें थोड़ा सा अनयूजुअल से क्वेश्चन जो होते हैं, असाधारण क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। क्या पता वही आपका बेड़ा पार करवा दें। ज़्यादा हो गया, थैंक यू।